सर जैसे मैंने आपको बताया, कोई कुछ कह रहा है क्या सर? हेलो। हाँ जी सर। मैं ये कहूँ एक से ज़्यादा टाइप डाल सकते हैं टीडीएस के लिए? सर मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ जैसे हम वेंडर को सेलेक्ट करते हैं उसमें जो टीडीएस के लिए जैसे 94 क्यू डालते हैं या जिसके लिए सी और जे डाल सकते हैं एक बार। हेलो, फोन लगा। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है सर, 1 सेकंड। सर 1 सेकंड होल्ड करिए, मैं थोड़ा यहाँ ऑडिबल नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा सा सेटिंग चेंज करता हूँ। 1 सेकंड होल्ड करिए। सिस्टम में बंद कर दे आवाज जब उसने बोला कि अलग कोड के साथ अलग बना कर दिया करो। हाँ, हम तो कर सकते हैं। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो। मैं ये कह था कि जो है एक मिनट हम जो है 94 सी और जे लगा सकते हैं साथ। हाँ वही तो वो होता मेरे को भी खोल सकते हैं, मेरे को नहीं खुला है, वो आवाज़ अपनी जा कर रही रहे थी हैं। उनमें। बोलो उनको। हेलो। हाँ हाँ, हेलो हाँ हाँ। नीलम जी। सर आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ आवाज़ आ रही है। हाँ सर, अब बताइए आप क्या कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि जैसे एक वेंडर खोला आपने, जी उस वेंडर में टीडीएस के लिए जो आप कहते हैं जैसे 194 की फी है, उसके साथ जे और क्यू अदर भी लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं? सर देखिए, ऑप्शन इस तरह से है, अगर आपका 194 क्यू में क्यू वाला नहीं कह बेसिकली रहा आप मैं, अगर क्यू वाला नहीं हाँ, कह रहा मैं, जोवर के लिए बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा अच्छा जोवर अच्छा, में जो है बिल्कुल। 194 सी है और हाँ जे जी, का भी काम हो रहा है साथ में, तो वो दोनों एक साथ हो लगा सकता है, सकते हैं लग फिर? सकता है, लग लग सकता है सकते हैं सर, ना? लग सकता है सर। लग सकते हैं ना, क्योंकि ऐसा है कि एक पार्टी हाँ प्रोफेशनल काम भी करेगी और हमें जोवर के भी करके दे सकती है। बिल्कुल लग सकता है सर, उसमें बस इनवॉइस टाइम पे यूजर को देखना पड़ेगा इनवॉइस हाँ किसका है सिलेक्ट और करना पड़ेगा। उसी के अगेंस्ट हाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। हाँ वो कर लेंगे। थैंक यू। ठीक है सर। तो सर जैसे थैंक यू। हमने अभी आपको दिखाया वेंडर मास्टर का, हाँ उस तरह फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा एक नेक्स्ट जो सेगमेंट है, आप एक साथ अपने सारे मास्टर्स को चेक भी कर सकते हैं आपके स्क्रीन पे और उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है सर, वो मैं एक बार आपको उसको दिखा देता मॉडिफाई हूँ। भी कर सकते हैं। हाँ मॉडिफाई जो मास्टर तो आप कर सकते हैं, बट मॉडिफाइबल के जिसके पास राइट्स होंगे वही कर पाएगा उसको। वही करेगा ना, ठीक है, ठीक। मास्टर डेटा लेवल पे सब नहीं कर सकते हैं। शाम तक बात कर लेना, कल जल्दी अगर आप ये आएगा। देख रहे हैं मैंने सप्लायर हेलो। लाइन आइटम, तो यहाँ पर अगर आप हेलो क्लिक सर। करेंगे। हेलो सर। हेलो सर। हाँ सर बताएं। अच्छा ये बीओपी वेंडर और जॉब वर्क वेंडर कैसे डिफरेंट करेंगे? सॉरी। हेलो। बीओपी जो हम बॉट आउट करते हैं परचेज और जॉब वर्क में कैसे डिफरेंट करेंगे वेंडर को? अलग अलग कोड होंगे मतलब? सर देखिए, जॉब वर्क की अगर आप बात कर रहे हैं तो जॉब वर्क आपका सर्विस वेंडर्स में आता है। ठीक है, देखिए आपके दो तरीके हैं। अगर आप टीडीएस की बात कर रहे हैं तो टीडीएस आपके एक से ज्यादा सेक्शंस के आप एक वेंडर कोड में डाल सकते हैं। सेकेंडली आपका जो बाइफरकेशन हम लोग रखते हैं एसएपी में वेंडर का, वो अकाउंट ग्रुप लेवल पे भी रखते हैं। ठीक है, अकाउंट ग्रुप हमारा नेचर ऑफ वेंडर्स के बेसिस पे ही हम लोग डिफाइन करते हैं सिस्टम पे। ठीक है, और उसके नंबर रेंजेस भी अलग होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके होते हैं सर हम लोग के बाइफरकेशंस के, कि हम नेचर ऑफ वेंडर्स को भी स्पेसिफाई कर पाएं और अपने रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाएं। ठीक है,
एक ही वेंडर रहना है या मतलब अलग अलग रहना है कोड कोड? अलग अलग। सर अलग रहेगा अगर आपका नेचर अलग है तो। जैसे सर्विस वेंडर्स हैं तो सर्विस वेंडर्स अलग रहेंगे, आपके प्रोक्योरमेंट वेंडर है तो प्रोक्योरमेंट वेंडर्स, मटेरियल लॉजिस्टिक्स वेंडर्स अलग रहेंगे, कोड अलग रहेंगे वो सर। ठीक है सर, ठीक। ये फर्स्ट फॉर एक चीज, सर्विस वेंडर में जो लिमिट होती है टीडीएस काटने की, वो डिफाइंड ऑटोमेटिक करनी पड़ेगी या मैनुअल करनी पड़ेगी? मैनुअल करनी कैसे? पड़ेगी। जैसे कौन सी लिमिट सर? आपके 94C की 1 लाख रुपए की लिमिट है, और हाँ आपके जैसे जो प्रोफेशनल है उसकी 30,000 की नहीं लिमिट है। सर, वो मैनुअल रहेगा, उस वो ऑटोमेटिक मैनुअली इसलिए नहीं रखते क्योंकि हाँ वो मैनुअल हम आपको चाहे तो पहले काट सकते हैं, चाहे तो लास्ट लिमिट पे काटे, करेक्ट दोनों ऑप्शन रहेंगे ना। करेक्ट 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 ठीक, करेक्ट। थैंक यू। सर ये जॉब वर्क और बीओपी का जो सीरीज है वो अलग अलग वेंडर का होगा ना? सर वो डिस्कशन मटेरियल टीम के साथ भी रहेगा ज्वाइंट, तो उसमें अभी मैं कमिट नहीं करूंगा, वो इन प्रोसेस ठीक, रहेगा, केडीएस में हम फाइनल कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक। जी म्यूट। ठीक है सर, अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे बढ़ते हैं जो हमारा इनवॉइसिंग है। तो सिस्टम पर जैसे सर, जैसे मैंने आपको बताया, आपके वेंडर जो है विद पीओ एंड विदाउट पीओ दोनों ही वैसे हम जो है इनवॉइस पोस्ट करते हैं। तो हमारा सप्लायर इनवॉइस में, क्रिएट सप्लायर इनवॉइस में हम जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हम लोग का वेंडर इनवॉइस का स्क्रीन ओपन हो जाएगा सिस्टम पे। अगर आपने कोई भी इससे पहले प्रोसेस किया होगा इनवॉइस, ठीक है, और आपने उसको प्रॉपर्ली एग्जिट नहीं किया, तो इस तरह का एक पॉपअप आ जाएगा, आप उसका एग्जिस्टिंग डेटा के यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक। तो यहाँ पर सर ये देखिए, न्यू सप्लायर इनवॉइस है आपका, ये जो डेटा है ऊपर वाला बेसिक डेटा जिसमें लिखा है, ये आपका जनरल डेटा होता है, इसमें आपकी जो हेडर लेवल डिटेल्स होती हैं वो आप यहाँ पर पंच करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये नॉर्मल वेंडर इनवॉइस पोस्ट कर रहे हो या आप उसका क्रेडिट मेमो पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, सब्सिक्वेंट डेबिट या क्रेडिट, तो हम जैसे हम नॉर्मल इनवॉइस हम पोस्ट कर रहे हैं, और जो ये मैंडेटरी है उसमें एस्टेरिस्क साइन रहेगा, जिसके बिना आगे सिस्टम बढ़ेगा नहीं, ठीक है। हमने करंट डेट उठा ली। इनवॉइसिंग पार्टी आपको उठानी रहेगी आपके नॉन पीओ के केस में, ठीक है। अगर आप पीओ के साथ जाते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर परचेज डॉक्यूमेंट का नंबर डालना होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस करके। तो सबसे पहले हम जो है पीओ का ही लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ रेफरेंस जो रहेगा, रेफरेंस हमारा ओरिजिनल वेंडर का इनवॉइस होगा, इनवॉइस नंबर होगा जो आपके पास रहेगा, वो हमें रेफरेंस में यहाँ डालना रहता है, ठीक है। अभी फिलहाल के मैंने पीओ इनवॉइस 3 ये रेफरेंस ले लिया, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे परचेज डॉक्यूमेंट रेफरेंस पे हमारे पास कैटेगरीज अलग अलग हैं, या तो हम परचेज ऑर्डर के बेसिस पे भी कर सकते हैं, डिलीवरी नोट के बेसिस पे भी कर सकते हैं, और अगर सर्विस है तो सर्विस एंट्री शीट के अगेंस्ट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी का जो हम सिनेरियो पीओ के अगेंस्ट पे चेक करते हैं। जैसे आपको पीओ का नंबर मिला, ठीक है, आपने यहाँ पर पीओ नंबर डाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिस्टम ऑटोमेटिकली पीओ का पॉपअप दे देता है नीचे, अगर वो नंबर है सिस्टम पे एग्जिस्ट तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, और ऑटोमेटिकली सिस्टम ने क्या किया, यहाँ पर उसका डिटेल लेके आ गया, ठीक है। वो पीओ नंबर क्या है, उसके अगेंस्ट पे कौन सा आइटम है, कितने अमाउंट का है, उसके अगेंस्ट पे जीएसटी का टैक्स कोड कौन सा लगा है, कौन से रेट का टैक्स लगा है, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब इसको डिटेलिंग भी इस पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इनवॉइस लेवल पे जो भी डिटेल्स है वो सारी चीज यहाँ पर आपको दिख जाएगी, कितनी क्वांटिटी का था ये, इसका पीओ क्या है, इसका अगेंस्ट पे सर गुड इनवॉइस रिसीट का हुआ है टाइप कि नहीं हुआ है। एचएसएन हाँ कोड चेंज कर सकते हैं क्या? एचएसएन का सर प्रोविजन देखिए, होगा? जो आपका पीओ, आपके पीओ के अगेंस्ट पे जो आएगा उस पर आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट आपके डायरेक्ट जो सप्लायर नहीं, इनवॉइस सम आप बना केसेस रहे हो उसमें, मिसमैच होता है, तो मिसमैच के केस में हमें चेंज करना पड़ता है उस पार्टी केस वाला में एक आपको बार। रिवर्स, आपको फिर वो इंटीमेट करना पड़ेगा ना, उसके बाद आई गेस उसका रिवर्सल प्रोसेस होगा, रिवर्सल के बाद ही आप उसको प्रोसेस कर पाएंगे, क्योंकि अच्छा, आप अपने इनवॉइस में मायरो पे आप, हाँ इनवॉइसिंग करने वाला यूजर डायरेक्ट चेंज नहीं कर पाएगा मतलब? जी, एच एस नहीं, क्योंकि वो आपका सिंक रहेगा, उससे इंटीग्रेटेड नहीं रहेगा। तो क्या पीओ में चेंजिंग होगी फिर एचएसएन कोड? हाँ पीओ में जो आप एच एस एन डालेगा, जो मास्टर मटेरियल मास्टर नहीं, से जैसे आपका पिक पीओ में होके एचएसएन आएगा। डाल दिया, पार्टी ने एचएसएन कुछ दूसरा लगाया है, तो हमें क्या अपना पीओ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी तो अपना इन्वेस्ट छोड़ चुकी होगी हमें।
सर देखिए, आपको पीओ में अगर आप पीओ रूट के थ्रू जा रहे हैं तो आपको पीओ से ही अपडेट करके लाना नहीं, पड़ेगा। हम तो अपने ठीक है, पीओ आप से ऐसे करेंगे, लेकिन जो पार्टी हमें इन्वेस्ट दे रही है उसमें अगर उसने हाँ एचएसएन कोड चेंज किया है तो हमें चेंज करना पड़ेगा या क्या करेंगे फिर हम? क्योंकि पार्टी तो सर, चेंज करेगी नहीं। आपको रिवर्सल प्रोसेस पे इस पे जाना पड़ेगा फिर। तो फिर तो दोबारा हमारा पीओ चेंज करना पड़ेगा। जी। अच्छा सर, अगर सर रिवर्सल पॉइंट SRP बनी हुई है हमारी, उस केस में सर सर रिवर्सल पॉइंट में मुझे मेरी जो जीआरएन है वो रिवर्स करनी पड़ेगी सर, उसके सर बाद ही देखिए, इसका पीओ। पीओ पीओ हाँ, पीओ अमेंडमेंट कर सकते हैं या फिर उसका जीआरएन रिवर्स का भी ऑप्शन होता है, प्रोसेस या जीआरएन रिवर्स करके सर पीओ इन रिवर्स केस करना, अगर या पीओ को अपडेट कर सर सकते हैं। सर अगर पीओ को मान लो पीओ के अगेंस्ट जीआरएन हो गई, जीआरएन के बाद पीओ तो अमेंडमेंट होगा नहीं कि हो सकता है सर आपके? नहीं सर, देखिए, आपका अमाउंट एंड क्वांटिटी वो सारी चीजें तो अमेंट वैसे भी नहीं होंगी, उसके लिए तो आपको रिवर्स करना ही पड़ेगा। ठीक है, एचएसएन के लिए नहीं जो सर, है वो ये रिवर्स करना पड़ेगा सर। तो मेरा ये है ना कि अगर मेरी पीओ के अगेंस्ट जीआरएन हुई, ठीक है, और जीआरएन होने के हाँ बाद उसकी क्वालिटी होकर मेरे अकाउंट सेक्शन में आ गई, ठीक है, और तो इन केस अगर करेक्ट। उसका मटेरियल जो अब मेन स्टोर्स में जाके उसको कंज्यूम हो गया, तो मैं उसको कैसे रिवर्स कर सकता हूँ जीआरएन को? हाँ सर, प्रोसेस बड़ा, एक बार या तो मैं ये वाली फील्ड को चेक कर लूंगा एचएसएन का कि फाइनेंस जो माइरो है उसमें अपडेट होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो हमारा रिवर्सल ही एक ऑप्शन बचता है सर। ठीक है, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। बेसिकली क्या है सर, इस केस में हमारे इनवॉइस फंसेंगे क्योंकि ये केस आएंगे बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आते आप, हैं सर। अच्छा, फ्रीक्वेंटली केसेस आपके। नीरव जी, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हमने तो कोई पीओ इशू किया, हमने अपने हिसाब से एचएसएन सही डाल दिया, लेकिन मेरे जो जी सप्लायर हैं वो काफी छोटे सप्लायर हैं, उनको उतना ना तो जीएसटी का नॉलेज है ना कुछ है, वो अपने हिसाब से कुछ भी हाँ जी। एचएसएन डाल के भेज देते हैं। तो अच्छा ये उस केस की बात कर रहे हैं। तो उस केस में हम अपना पीओ कैसे ठीक चेंज करेंगे जब मेरा एचएसएन सही है? तो वो तो अल्टीमेटली मुझे ठीक है, मैं फिर समझ गया सर। मैं एक बार इसको, इस फील्ड को चेक कर लेता हूँ एचएसएन का कि आपका जो माइरो आ रहा है उसमें फिर एचएसएन अपडेट का ऑप्शन है या नहीं। उस बेसिस में मैं आपको क्योंकि आगे ट्रेनिंग टाइम पे मैं क्लियर कर दूंगा। मेरा पीओ तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि मेरा एचएसएन तो मैंने जब पीओ इशू किया है तो मेरा एचएसएन कोड तो सही है, लेकिन वो हम्म, गलती जो है वो सामने वाले सप्लायर ने कर दी है, क्योंकि उसको उतना आइडिया नहीं है, उसने समझ कुछ गया भी सर। आपका केस क्लियर है। केस हाँ, आपका क्लियर है, ये चीज मैं आपको यस, कंफर्म कर दूंगा। ठीक है। ओके। ठीक है। सर तो एक अब और जैसे हमने यहाँ पर, हाँ एक सर, सेकंड। बोलिए सर, बोलिए। ऐसा होता है कि एक ही बिल में कई पीओ के अगेंस्ट जीआरएन बनती है, तो मैं हाँ सर, उसको बिल्कुल। कैसे एंटर करूँ? एक बिल मल्टीपल पीओ से बनता है। सर देखिए, मतलब एक किसी पीओ के वेंडर अगेंस्ट में मल्टीपल जीआरएन हो सकते हैं, और पर जीआरएन आपका इनवॉइस क्रिएट होता है। ठीक है। पर जीआरएन इनवॉइस हो। एक बिल के चार हाँ इनवॉइस जी। बुक करेंगे। सर एक ही बिल के 4 इनवॉइस करेंगे तो अभी अभी थोड़ी देर आपने पहले बोला कि एक ही वेंडर की इनवॉइस नंबर सेम नहीं हो सकता दोबारा से। तो वो कैसे हो जाएगा फिर? मैं बता रहा हूँ अगर सर, मैं बता रहा हूँ। आप एक पीओ के अगेंस्ट में मल्टीपल जीआरएन हो सकते हैं। ठीक है, पार्ट आपके, आपका ऐसा तो है नहीं कि हर टाइम कंप्लीट आपके स्टॉक्स आ जाते हैं, पार्टली भी आते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे जीआरएन होती हैं वैसे वैसे हमारे इनवॉइस होते हैं। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ आपका। और जब भी आपका इनवॉइस जो जीआरएन के लेवल पे, जीआरएन के टाइम पे जो क्रिएट होता है, वो नया ही इनवॉइस नंबर नहीं बन के आपका वेंडर आपको देता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। नहीं सर 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 मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर ठीक है वेंडर की इनवॉइस, वेंडर के बिल तो एक ही है, उसके ऊपर मल्टीपल पीओ का मटेरियल आया हुआ है, सर, देखिए, तो मैं बिल नहीं, बिल एक है। मैं बता रहा हूँ आपको। आपने अभी बोला कि एक पीओ के अगेंस्ट पे मल्टीपल जीआरएन हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। और जितने जीआरएन होंगे उस टाइम पे आपके बिल्स भी चेंज होते हैं, और वो पीओ बिल भी नंबर डिफरेंट आपका हो यहाँ सकते हैं। पर चेंज होगा, यहाँ पर आपको डालना पड़ता है। सिस्टम सिस्टम जो मैं आपको स्टेटमेंट दिया था वो ये दिया है कि आपका इस वेंडर के अगेंस्ट पे सेम जीआरएन, सेम रेफरेंस नंबर के साथ आप दोबारा इनवॉइस पोस्ट नहीं कर सकते इस डेट पे। ठीक है, सिंगल ये इनवॉइस मेरा पे मल्टीपल जीआरएन ले सकते स्टेटमेंट हैं था। सर? जो कि डुप्लीकेसी होती है सिस्टम के हिसाब से, तो वो नहीं करना है। सिंगल इनवॉइस पे मल्टीपल सॉरी, जीआरएन ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल इनवॉइस का मल्टीपल जीआरएन आप उल्टा बोल रहे हैं शायद।
सर हुआ यही बोल रहे हैं कि सर एक प्रोसेस देखिए क्या है आपका, सिंगल पीओ के अगेंस्ट में मल्टीपल जीआरएन जैसे जैसे जीआरएन होते हैं वैसे वैसे लेकिन आपके इसके बाद हमारा इनवॉइसेस होते इनवॉइस हैं। के केस पे ये होता है कि एक ही पीओ के अगेंस्ट 3-4 रिसीट बनी, सर मतलब एट ए जीआरएन टाइम एक बनी बोलिए, और बहुत उसका कंफ्यूजन हो रहा है। ये गलत बोल रहे हैं। इनके कहने का मतलब है कि एक ही पर्चे उड़े आगे में 3-4 एसआर बने स्टोरेज और पार्टी ने इन्वेस्ट थोड़ा एक तो कैसे मल्टीपल करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा। सर अपना क्वेश्चन इतना सा है कि मेरे एक बिल में 4 आइटम है, 4 आइटम के पीओ अलग हाँ अलग गए थे पार्टी को। पार्टी ने मेरे को 4 पीओ का बिल एक ही बिल दे दिया। 4 पीओ का मटेरियल एक ही बिल में दे दिया, तो उसकी मेरी 4 जी जीआरएन बनी। तो मैं उसको कैसे बुक करूंगा यहाँ पे एक ही इनवॉइस के अंडर? सर 4 जीआरएन बनी है तो 4 इनवॉइसेस भी आएंगे ना सर, जैसा आपका नहीं, सिंगल एक इनवॉइस वहाँ के जीआरएन एक होता है, चार डिलीवरी होती इनवॉइस है तो आएंगे उसके तो बिल अलग आप अभी बनते हैं ना सर। सर यहाँ पर लाइन आइटम्स सर बढ़ते अभी तो चले जाएंगे आपने ना कहा सर। कि अगर आपका एक पीओ में मल्टीपल लाइन आइटम्स है तो मल्टीपल लाइन आइटम्स है। पीओ लग गया सर। सर पीओ अलग हो जाएगा ना सर। आप सर मेरी बात पीओ समझिए, आपने तो पीओ रिफर आप मेरी बात समझिए सर। आपका एक पीओ नहीं सर, आपकी आवाज वॉइस फिर से कट रही है। तो नीरव देखिए जी, आप मेरी बात सुनिए, ठीक है। यहाँ पर आपका पीओ है, सिंगल पीओ है। नीरव जी, हाँ जी बताइए सर। मैं कह रहा हूँ यहाँ सिंगल पीओ की बात नहीं हो रही है। यहाँ पीओ हाँ सर मैंने बोलिए। 4 इशू कर रखे हैं पार्टी को, पीओ नंबर 1 2 हम्म, 3 4। ठीक है। ये जो हेलो, 17 नंबर पीओ आप कह रहे हैं कि ये 17 18 19 20 4 पीओ है, यस। ठीक है। लेकिन चारों पीओ में से कुछ कुछ क्वांटिटी हाँ करके सर बोलिए। सप्लायर ने मुझे एक इनवॉइस दिया। पीओ नंबर 1 से कुछ क्वांटिटी, 2 से कुछ क्वांटिटी, 3 से कुछ क्वांटिटी, 4 से कुछ क्वांटिटी। जी उस केस की बात हो रही है। यस सर, यही है अच्छा। केस। हेलो जी हेलो 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 हाँ सर, एक सेकंड एक सेकंड। सर देखिए यहाँ पर आप जो कह रहे हैं कि आप सिंगल पीओ नंबर यहाँ पर है, ठीक है। अब इस केस में आप मल्टीपल पीओ भी यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है ना कि आपका सिंगल पीओ है, अगर आपके 4 अलग पीओ से आपके एक ही बिल में 4 पीओ से आपके जो स्टॉक्स जेआरएन हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, तो इसमें आप मल्टीपल पीओ का ऑप्शन रहता है, उसके थ्रू आप जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो एक ही इनवॉइस, ओके ओके। ठीक है। मल्टीपल नहीं तो पीओ को आपको इनवॉइस सिलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं तो इनवॉइस ये सिस्टम नया जनरेट करके देगा क्या, अपार्ट फ्रॉम सप्लायर इनवॉइस? नहीं एक ही, नहीं सर एक ही इनवॉइस, आपने बोला ना एक ही इनवॉइस रहेगा, बट वो अलग ये अलग हमने पीओ बनाए हैं और उसके कुछ पार्ट वार्ट आपके जीआरएन जो हुए थे, तो हाँ उसको आपका एक ही बिल आपका वेंडर ने दिया है, यही आपका हाँ क्वेश्चन था। यस। हाँ, तो एक ही इनवॉइस आपका रहेगा, इसमें आपको एक पीओ नहीं, आपको जितने जो आपके 4 पीओ थे वो आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो उसके ओके अगेंस्ट पे जिसके जिसके जीआरएन हुआ है उसका एक जो बिल आएगा, टोटल अमाउंट यहाँ पर अपने आप सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा। ओके ओके। क्लियर? माने मुझे जो भी पीओ आउटस्टैंडिंग है वो सारे पीओ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ बिल्कुल, जिसका क्वेश्चन ये जीआरएन है हो चुका है वो कि सिलेक्ट कर लेगा उसमें मल्टीपल पीओ आइटम में है से। और मल्टीपल पीओ में मान लो एक आइटम सेम है और उसकी रेट हाँ अलग अलग है तो क्या वो लेगा इन्वेस्ट? हाँ सर, देखिए रेट अलग है उससे मतलब क्या इशू है, अगर वो कोड एक आइटम्स आइटम जो कोड हैं सेम जो है उसका रेट है उस आइटम बेसिस कोड पे ही वो सेम पिक है करेगा। आइटम कोड सेम है ध्यान रखिए हाँ हाँ आइटम सर, कोड वो सेम है कोई रेट दिक्कत नहीं। अलग अलग है हाँ सर, तो एमएपी का रोल यहीं पर ही तो आता है सर, उसमें क्या इशू वो है। लेगा एक ना कोई मटेरियल एक एक सिंगल मटेरियल है, अलग अलग रेट्स हैं, तो उस बेसिस पे अलग अलग पीओ के टाइम पे तो वो उसी रेट के हिसाब से कैलकुलेट हाँ वो करेगा यहाँ ले पर। लेगा ना ये नहीं है कि भी दो रेट अलग अलग आ रही है कोड की तो ना लेगा लेगा ना हाँ, नीचे अलग अलग लाइन क्रिएट हाँ, करेगा ना सर जीआरएन उसके बाद। लेवल पे बेसिकली आपका रेट आता है, जिस जिस रेट पे आपने जीआरएन बुक किए हैं उस हाँ बेसिस पे ही वो कैलकुलेट वो करेगा मतलब सिस्टम। परचेज ऑर्डर से रेट उठाएगा डायरेक्ट हाँ जी। ठीक
ठीक है, उस जीआरएम केस में जीआरएम लाइनें अलग अलग क्रिएट करेगा ना। हाँ सर लाइन तो बिल्कुल, बना यहाँ रहे हैं। जितने आपके आइटम्स रहेंगे उतने यहाँ पर लाइन आइटम्स रहेगा। हाँ, चाहे सेम हो। मल्टीपल, ये जैसे यहाँ पर सिंगल लाइन आइटम है, अगर एक से ज्यादा लाइन आइटम्स रहेंगे तो वो सिस्टम पॉपअप करता रहेगा नीचे। ओके, ठीक है, ठीक आप है। उसको चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली इस इनवॉइस को हम लोग इनवॉइस वेरिफिकेशन बोलते हैं। तो आपका काम रहता है, आपको पूरा वेरीफाई करना रहता है, पीओ लेवल से जीआरएन लेवल से क्या आपके रेट्स हैं, एवरीथिंग आपको वेरीफाई करना रहता है। बाकी सिस्टम डिटेल सारी आपका लेके यहाँ पर ले आएगा एक ही स्क्रीन पे। ठीक है, तो इशू और ओके। तो सर यहाँ नो पर सर। डॉक्यूमेंट टाइप है, कल भी मैंने डॉक्यूमेंट टाइप आपको बताया था, ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बताता है, और आपके जो भी पीओ से रिलेटेड आप इनवॉइस बनाएंगे वो आरई डॉक्यूमेंट टाइप के रहेंगे। ठीक है, अब सर यहाँ पर दो फील्ड्स आती हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिजनेस प्लेस और सेक्शन कोड। बिजनेस प्लेस आपका रहता है फॉर जीएसटी रीजन। ठीक है, आपका जिस भी रीजन का प्लेस ऑफ सप्लाई जो आपकी है, फॉर एग्जांपल गुजरात है, तो आपको यहाँ पे बिजनेस प्लेस वो डालना पड़ेगा। ठीक है, इसी बेसिस पे सिस्टम क्रॉस चेक करता है जीएसटी को, सीजीएसटी, आईसीएसटी, आईएसटी। ठीक है, एंड सेक्शन कोड वैसे ही आपका टीडीएस के लिए काम करता है। ठीक है, आपका जो बाय भी डिफॉल्ट टैन वेंडर पे यूज डिफाइन होना नहीं है होता सर? सर, ये ये- बिजनेस प्लेस आपका बाय डिफॉल्ट नहीं रहता है, क्योंकि आपका एक वेंडर या आपके अलग रीजन हो सकते हैं। बिजनेस प्लेस आपका रीजन है, आपके जीएसटी पे वर्क करता है, ना कि वेंडर की। ठीक है, नहीं, इसके बेस पे ये नहीं बना होता कि ये इंटरस्टेट है या जैसे लोकल है। आपके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, और बिजनेस प्लेस फॉर एग्जांपल आपके केस में क्या रहेगा, गाजियाबाद, बद्दी और गोवा। ठीक है, तो तीन आपके जीएसटीएन हैं, तो तीन बिजनेस प्लेस आपके रहेंगे। और वैसे ही आगे चल के जैसे जैसे आपके स्टेट में जीएसटी आपके आती रहेंगी, वैसे आपके बिजनेस प्लेस बढ़ते जाते। ये आपका कंपनी का एलएन का जो है फील्ड है, ओके, बिजनेस ओके। प्लेस। ठीक है, वेंडर का कहाँ रहेगा? और सेक्शन कोड आपका वेंडर कोड का सर, जो वेंडर सप्लायर रीजन होता है वो वेंडर मास्टर में डलता है, वेंडर मास्टर रहेगा, सप्लायर ठीक। मास्टर में। हाँ ठीक है, सेक्शन कोड आपका रहता है फॉर टीडीएस कैलकुलेशन, जो कि आपका टैन नंबर से लिंक्ड रहता है। ठीक है, और इस बेसिस पर सिस्टम टीडीएस कैलकुलेट करता है। ये ठीक? 10 नंबर क्या हमारी कंपनी डालेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो आपका कॉन्फ़िगरेशन में है, जब आपका सिस्टम डिजाइन करेंगे उस टाइम पे हम डाल देंगे। किससे लिंक है ये चीजें, ये समझ? तो सर हर बार जब इनवाइस करेंगे तो सर हमें ये आपका, नंबर डालने पड़ेंगे सर? सर बिल्कुल आपको जीएसटी के हिसाब से रिपोर्ट चाहिए हर चीज, तो ये जीएसटी की रिपोर्ट आपके बिजनेस प्लेस लेवल से ही आप फेच कर पाओगे स्टेट लेवल पे। ठीक है, और वैसे ही आपका जो ये सेक्शन कोड है, जो टीडीएस की स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स हैं, वो सेक्शन कोड लेवल पे आपको फेच होती हैं। ठीक है, ये हमारे सर केस में एक ही रहेगा, एक रहेगा फॉर इलेक्ट्रिकल्स, एंड आपका दो कंपनीज जो एंटिटी हैं उसी लेवल पे रहेंगे, ये मल्टीपल नहीं रहेंगे, सिर्फ बिजनेस प्लेस आपके जीएसटी लेवल पे रहेंगे। ठीक है, सर बिजनेस प्लेस जो है हमारी कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग रहेगा सर? हाँ, हाँ सर, ये आपकी ही जीएसटी कंप्लायंसेस के सर लिए है। जब मैं इनवाइस बुक करूंगा तो उसमें मैं अपनी कंपनी कोड को जो सिलेक्ट करूंगा तो बिजनेस प्लेस तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाना चाहिए। सर देखिए, मैं बता रहा हूँ, आपका बिजनेस प्लेस आपका जीएसटीएन के बेसिस पे है, और आपका गोवा गोवा में भी मैं एट द यही कह सेम रहा टाइम हूँ सर, आपका कोई मैं इनवॉइस यही पोस्ट कह कर रहा रहा हूँ होगा, कि कोई गाजियाबाद में कर रहा इससे होगा, कोई बद्दी में कर रहा होगा। सर मैं आपकी बात समझ गया, जिससे ऊपर आपका सेकंड फील्ड है कंपनी कोड। जब मैं कंपनी कोड सिलेक्ट करूंगा तो इसको मैं इसके बाद जो जिस भी कंपनी कोड को सिलेक्ट करूंगा, मेरा गोवा, गाजियाबाद या बद्दी, जिसको भी कोड सिलेक्ट करूंगा, बिजनेस हाँ प्लेस ऑटोमेटिक अपडेट हो जाना चाहिए। सर, कंपनी कंपनी सर कंपनी कोड तो आपका कॉमन रहेगा ना तीनों ही लोकेशंस के लिए। कंपनी आपका एलन इलेक्ट्रॉनिक्स आपका बद्दी में भी चल रहा है, आपका गाजियाबाद में भी चल रहा है, आपका गोवा में भी चल रहा है, उस टाइम पे कैसे होगा? कंपनी तो तो आपकी अपने तीनों जगह कंपनी कोड वर्क पे कर रही है ना चलेंगे सर, या कंपनी प्लांट कोड तो कोड पे आपका सेम चलेंगे? है। सर देखिए, ये तो आपका जो बिजनेस प्लेस को आप इनवॉइस प्लांट बुकिंग कोड इनवॉइस हो कंसीडर रही है, कर ये रहे कंपनी लेवल पे होती है ना, तो कंपनी कोड आपका आता है, वो आपका हेडर लेवल पे आता है। बाकी जो आपकी, हैं नहीं, तो सर आपकी ऊपर वॉइस कट कंपनी रही कोड है। तो समझ आ गया कि जी तीन जगह मेरी अगर एलन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है तो उसको कंपनी कोड कंसीडर करेंगे। तो बिजनेस में जो बिजनेस प्लेस है वो एज ए प्लांट कोड के हिसाब से कंसीडर करेंगे फिर से।
नहीं, नॉट एज अ प्लांट कोड, एज अ आपका स्टेट। ठीक है, आपका जो भी स्टेट है, जो भी जीएसटी है, जहाँ का आप जिस जगह पे आप इनवॉइस पोस्ट कर रहे हैं, वो वाला आपका यहाँ पर रहेगा। फॉर एग्जांपल आपके केस में जो 3 स्टेट्स हैं, ठीक है, वो आपके आएंगे। अभी ये स्टैंडर्ड में गुजरात और आंध्र प्रदेश दिखा रहा है। वैसे आप जैसे अगर आप बदी से कर रहे हो तो बदी का स्टेट कोड आप बिजनेस प्लेस लोगे। सिंपल एज दैट। वैसे कंपनी कोड तो यूजर वाइज होगा ना सर? बिजनेस प्लेस में वो ओके सर, ये ओके। चीज आएगी। ठीक है सर, और कोई डाउट इसमें? हेलो बिजनेस नो सर। हेलो तो सर जैसे आपने यहाँ पर पीओ नंबर और सब चीज डिटेल्स डाल दी है, यहाँ हेलो। पर देखिएगा, यहाँ पर आपका बैलेंस अमाउंट आ रहा है। ठीक है सर। अब ये, हेलो, हाँ जी सर, कोई डाउट? यस सर। सर ये लोकल और इंटर स्टेट कैसे इसमें ठीक है डिफाइन सर, कर? आपका जब तक ये कोई गाड़ी नहीं है इधर, तो बाइक से तो जा नहीं सकते हैं। लोकल इंटरनेशनल आपका जो है अलग वेंडर्स होंगे सर। वेंडर वेंडर कोड में सब डिफाइंड रहेगा, कंट्री कोड भी डिफाइंड रहेगा, तो उसका बाइफरकेशन आपको मिलेंगे। मैं कह रहा जैसे हूँ अगर आप यहाँ देख रहे हैं इनवॉइस पार्टी में या डोमेस्टिक वाला हम अभी यूज कर रहे हैं। फैक्ट्री से जाता है, वहाँ ऑटो कर लें। और इसमें फ्रेट वगैरह कहाँ डलेगा सर? छोड़ देगा 10 मिनट में, 5 मिनट में। सर फ्रेट वगैरह सर आपका पीओ की कंडीशन टाइप से डलता है। ठीक है, वो मटेरियल मैनेजमेंट के सेशन में सब बताया गया था। कंडीशन टाइप पे जो भी अगर किसी में फ्रेट लगता है तो उसमें एटलीस्ट आपको आज डालना बैठा पड़ता देंगे। है। एक अगर आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता तो आप एक एजम्पशन अमाउंट डालते हैं, ताकि वो प्लान डिलीवरी में आ जाए और आप अपने मायरे के टाइम पे उस अमाउंट को चेंज कर सकते हो, जो एक्चुअल आपका फ्रेट कॉस्ट है। ठीक है, तो जैसे आपका ये बैलेंस अमाउंट यहाँ पर जब तक जीरो नहीं होता, आप सिस्टम पे इनवॉइस को पोस्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपका ये विद जीएसटी अमाउंट रहता है, तो इसको आपको यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट पर डाल देना होता है। सिमुलेट का बटन है, पोस्ट का बटन है, होल्ड है, पार्क है। ठीक है, मैं एक करके जल्दी आपको बता देता हूँ। आप एंट्री जब फाइनली आप पूरा इनपुट सारे डाल देते हो, आप एक बार चेक कर सकते हो। चेक करके अगर कोई इश्यू रहता है इनवॉइस में तो वो पॉपअप देगा इश्यू का, अदरवाइज वो ओके बोल देगा फॉर पोस्टिंग। ठीक है, हेलो सर। लोड हेलो ले रहा है, एक सेकेंड। हेलो ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन्होंने पॉपअप दे दिया, इनवॉइस वाज सक्सेसफुली हेलो सेंड। हेलो सर। हाँ जी सर, बताइए। ये वेंडर में कहाँ पे लोकल और इंटर हाँ सर स्टेट? बताइए, आवाज आ रही है? हेलो, वेंडर में कहाँ पे लोकल और इंटर स्टेट डिफाइन करेंगे? हेलो। सर लोकल एंड इंटर स्टेट, आप जीएसटी की बात कर रहे हैं? आईजीएसटी, नहीं, सीजीएसटी, वेंडर। एसजीएसटी की बात कर रहे हैं, या इंटरनेशनल वेंडर एंड लोकल वेंडर की बात कर हाँ रहे हैं? हाँ, वेंडर इंटर स्टेट और लोकल वेंडर अलग अलग होंगे या एक ही में होंगे? इंटर स्टेट एंड, हाँ, तो सर वो सिस्टम और बाय ऑटोमेटिकली ये सब चीजें वो कंसिडर करेगा। कैसे करेगा? आपका इनवॉइसिंग पार्टी में जो सप्लायर रीजन है और जो आपने बिजनेस प्लेस यूज किया है, ठीक है, उस बेसिस पे वो बाइफर के वो चेक करता है, और उसी बेसिस पे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का बाइफरकेशन करता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ठीक है, बाकी डिटेलिंग में मैं आपको चेक भी करवा दूंगा ट्रेनिंग टाइम पे, कैसे जीएसटी हम लोग पिक कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, उसके सर अलग अलग पैरामीटर्स हैं जो ऑलरेडी आपके एंट्रीज में ही रहते हैं, और उसी से ही आपको वो फेच करता है। अगर आप देख रहे होंगे, हमने बिजनेस प्लेस जो यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पर ये जीएसटीएन जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, गुजरात जीजेएस ने लिया है, और फिर वो कंपेयर करेगा सप्लायर के जीएसटीएन सप्लायर के रीजन को। ठीक है, और उस बेसिस पे वो चेक करेगा ये सेम स्टेट का है या इंटर स्टेट का है। ठीक है, तो सिस्टम वो खुद से ही चेक करता है, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। सर्विस के पीरियड में तो दोनों चीज लागू नहीं होते ना ठीक है, सर? सर्विस के पीरियड नहीं में नहीं, तो दोनों चीज लागू ऐसा नहीं नहीं होती, होता। ना इंटर स्टेट ना लोकल। नहीं सर, अगेन प्लीज रिपीट करिए। मेरे कहना सर्विस का जो बिल होगा जॉब वर्क का, उसमें तो पार्टी को हेलो। ना तो इंटर स्टेट मानेंगे ना लोकल मानेंगे। वो तो डायरेक्ट जॉब वर्क में जाएगी ना। हम्म, ठीक है, उसका जीएसटी आईजीएसटी अलग अलग डिफाइंड होगा, लेकिन जाएगा तो वो एक अलग वेंडर कोड में।
ठीक है, अब वो आपका आपके आपके बिजनेस प्रोसेस पे डिपेंड करता है आपको कैसे उसको कंसिडर करना है। ठीक है, आप बिजनेस प्रोसेस पे कंसिडर करता है कि आप कैसे उसको टैकल कर रहे हो, आपको जीएसटी के साथ चाहिए, विदाउट जीएसटी चाहिए, वो क्या है, वो सारी डिटेलिंग आगे ले ली जाएगी, उसी बेसिस पे ही आगे कॉन्फ़िगरेशंस होंगे। ठीक है। ठीक। तो अब जैसे यहाँ पर बैलेंस आपका जीरो हो गया, हमने चेक भी कर सकते हैं सिमुलेट करके, तो आपकी एक जनरल वाउचर एंट्री इसमें दिखा देगा कि सिस्टम क्या पोस्ट कर रहा है। ठीक है, सिमुलेट से आप वो कर सकते हैं, जिसका शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट एस है। यार नेटवर्क इंटरनेट का इशू हो रहा है क्या? स्लो चल रहा है बहुत, स्लो है काफी। थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है इसलिए टाइम ले रहा है। स्लो है काफी। उससे नहीं हो रहा, फोन से क्या होगा, एसएपी है वो। ठीक है सर, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इसका सिमुलेट करके मैंने अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपका इसमें जो सर्विस या गुड था वो 10,000 रुपये का था, जिसमें आपका SGST एंड CGST एंड SGST कंप्यूट हुआ था, और आपका विथहोल्डिंग टैक्स इसमें लगा था। तो वो 10 रुपये उसने विथहोल्डिंग टैक्स के काटे, और टोटल जो पेबल बन रहा है वो 11,790 का बन रहा है, जो वेंडर के अगेंस्ट पे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये इसका बाइफरकेशन है। अगर ये एंट्री आप सही रहती है तो आप यहाँ से डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टम ने यहाँ पर एक नहीं नहीं डॉक्यूमेंट सर, एक नंबर मिनट। जनरेट कर लिया आपने जो सिस्टम पीओ ने। नंबर डाला सर, पीओ नंबर डाला तो इसमें जीआरएन तो शो ही नहीं करी। कौन सी जीआरएन के अगेंस्ट हम इसको इनवॉइस बुक कर रहे हैं सर? वैल्यू आ गई। सर देखिए, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ इसमें अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट कैसे जनरेट होता है। ठीक है, एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ वही फ्लो। वो चीज है ना मैं तो प्रोसेस देखो ना। ये जो मैंने स्क्रीन खोला है, ये सप्लायर इनवॉइस लिस्ट की खोली हुई। ठीक है, ये आपके जितने भी अभी तक के इनवॉइसेस हैं वो एक लिस्ट में दिख जाएगा, और इसका आप डंप भी ले सकते हैं एक्सेल में। ठीक है, अब यहाँ पर हमने अभी रिसेंटली 112 ये इनवॉइस पोस्ट करी थी। ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम परचेज ऑर्डर में जाके इसका फ्लो चेक करते हैं। देखिए,
आपका यहाँ पर इसने ये फ्लो दिखाया है, परचेज ऑर्डर इसके अगेंस्ट पे जनरेट हुआ था, जिसके अगेंस्ट पे जीआरएन हुआ जो कंप्लीटेड है, और अभी हम लोग ने रिसेंटली इसका सप्लायर इनवॉइस पोस्ट किया। ठीक है, सबसे पहले हम इसका गुड रिसीट का आपको वो दिखा देते हैं। इनवॉइस सिस्टम पे आपका P2P साइकिल पे पीओ से जीआरएन, जीआरएन से आपका इनवॉइस होता है, वेंडर इनवॉइस। सो आपका जीआरएन के टाइम पे भी एक इनवॉइस जनरेट होता है ऑटोमेटिकली सिस्टम से, जिसमें आपका एक्चुअल इन्वेंट्री का जीएल या सर्विस का जीएल हिट होता है, और उसके अगेंस्ट पे हमारा एक प्रोविजन जीएल फेज में आता है, जिसको हम GRIR अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये मटेरियल डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पे ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली सिस्टम ने जनरेट किया है। ठीक है, अगर आप ये देख रहे होंगे, आप ये सर्विस पीओ था जिसका मैंने मायरो किया था, तो इसमें सर्विस कौन सी है, ऑफिस सप्लाईज की सर्विसेज यूज हुई है जो कि डेबिट हुआ है, और उसके अगेंस्ट पे GRIR का जो है जीएल हिट हुआ है जो कि क्रेडिट पे है। ठीक है, ये पहली एंट्री है जो सिस्टम पे पोस्ट होगी जब हमारा जीआरएन या SRN हो रहा होगा। इस एंट्री में कोई डाउट? यहाँ पर सिर्फ हमारे ये GRIR, ये हमारा प्रोविजन जीएल है जो फेस पे आ रहा है। ठीक है सर, मेरा कंसर्न वो सर्विस सप्लाईज का मेरा जो कंसर्न था सर्विस सप्लाई का नहीं था। अभी जो आपने 455017 के अगेंस्ट जो अभी बनाया पीओ अगेंस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट की जो भी थी इनवॉइसिंग करी है आपने, हाँ जी, इसके अगेंस्ट जब आपने वेंडर इनवॉइसिंग करी अकाउंट सेक्शन में, तो आपने पीओ नंबर एंटर किया। करेक्ट। पीओ नंबर एंटर करने के बाद जीआरएन नंबर नहीं सिलेक्ट करना पड़ता इस केस में? नहीं, वही मैंने आपको बताया, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। जब हम पीओ सेलेक्ट करते हैं तो मैंने नीचे दिखाया भी था कि लाइन आइटम डिटेल जितनी भी है पीओ की, वो सारी वो लेके आ जाएगा सिस्टम ऑटोमेटिकली। आपको सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको वेरीफाई करना होता है आपको। ठीक है, इसलिए मैंने ये भी बोला था कि इनवॉइस वेरिफिकेशन उस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं, बिकॉज हम उसको पीओ के रूट के थ्रू लेके आ रहे हैं। ठीक है, जितनी जीआरएन हुई होंगी, जैसी जीआरएन हुई होंगी इस पीओ के अगेंस्ट पे, वो इनवॉइस में लेके आएगा। सर, जो पीओ की लाइंस आएंगे तो उसमें जीआरएन की क्वांटिटी भी शो करेगा, आप कहने हो? हाँ जी, बिल्कुल। जीआरएन के बाद ही हमारा जो है इनवॉइस होगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप पीओ से डायरेक्टली इनवॉइस पे आओगे। इनवॉइस के बाद आपका जो जीआरएन होगा उसकी बेसिस पे ही इनवॉइसिंग होगी। ठीक है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वो सारी डिटेल्स लेके आता है, उसमें आपको मैन्युअली कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। एक पीओ के अगेंस्ट में तो मल्टीपल जीआरएम होगी, यही 4-5 बन गई हमारे पास, और उसके अगेंस्ट में पार्टी ने 3 का इन्वेस्ट छोड़ा है, तो फिर 2 अलग छोड़नी पड़ेगी अभी। हाँ बिल्कुल, आपकी अगर 3 इनवॉइसेस आई हैं और 3 इनवॉइसेस कंफर्म हुई, तो वो 3 इनवॉइसेस आप पोस्ट करोगे, 2 उसके ओपन पे दिखाएगी स्टेटस। मेरे कहने वाला ये एक पीओ के अगेंस्ट में 5 हमारे जीआर बन गई। हाँ, ठीक है, अब हम जब पीओ के आगे से इन्वेस्ट बना रहे हैं, तो इन्वेस्ट पार्टी ने 2 दिए अलग अलग, तो दोनों में अलग अलग टुकड़ों में ले सकते हैं हम उनको। सर देखिए, जैसे आपकी इनवॉइस वेंडर देता है उसी बेसिस पे आप इनवॉइस पोस्ट कर सकते हैं। पीओ के अगेंस्ट पे उसकी जीआरएन हो जानी चाहिए, और ऑब्वियसली जीआरएन जब तक नहीं होगी तब तक आपके पास इनवॉइस भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इनवॉइस जैसे आता है उसी हिसाब से। नहीं, वो ठीक है। अब जीआरएन में क्या है, कुछ आइटम एफओसी होते हैं, तो एफओसी आइटम को कैसे यूज करेंगे वहाँ पे हम? फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल्स। हाँ, क्योंकि परचेज ऑर्डर में तो वो आइटम है, उसकी कॉस्ट लगी हुई है। पार्टी ने हमें एफओसी बोल के दिया आइटम कुछ, तो हम कैसे करेंगे उसको? नहीं, एफओसी का आप क्या परचेज के आइटम तो इंक्लूड लेंगे ना, क्योंकि आइटम तो हमारे स्टोर में जाएगा। एफओसी का आप अभी कैसे कैलकुलेशन करते हो? क्या उसको किस तरह से आप उसको शो करते हो? अभी तो विदाउट रेट करते हैं उसको। सॉरी, विदाउट रेट? हाँ, विदाउट रेट। हाँ, तो हम लोग का एक नॉन वैल्यूटेड मटेरियल एफओसी के लिए क्रिएट हो सकता है। सर देखिए, ये सारी चीजें डिस्कशन पे है। जब हम डायरेक्ट परचेज ऑर्डर के लिंक कर रहे हैं, तो परचेज ऑर्डर तो ऑलरेडी रेट फीडिंग है ऑलरेडी। परचेज ऑर्डर में सर आप रेट बताएंगे ना, जो प्रोसेस में होगा उसी हिसाब से वो डलेगा, वो वही मटेरियल मास्टर में भी मेंटेन होगा, और वही मटेरियल मास्टर की बेसिस पे उसका रेट पिक करेगा। ठीक है, अगेन मैं वही कह रहा हूँ, आज का जो सेशन है ना, आप फ्लो समझिए, आप सिस्टम पे ये समझिए कि कैसे हो रहा है। ठीक है, अभी
पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक को अगर हम एंटरटेन करेंगे तो फिर हमारा टाइम गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक ठीक है, है। आगे देखेंगे इसको, आइटम के हाँ, टाइम में तो देखेंगे। उसको डिटेलिंग में हम सारी चीजें कवर कर ही रहे हैं, और उसकी आप लोग के हिसाब से ही सारे सिनेरियोस के हम लोग स्टडी करके और उस हिसाब से आपको आंसर्स देंगे, ठीक है, ठीक। सिस्टम पे। ओके सर एक क्वेरी है मेरी, जब हम हाँ जी इनवॉइस बताइए। बुक करते हैं और मेरे मान लो परचेज पीओ का रेट को डिफरेंट है वेंडर इनवॉइस रेट से, तो उसको कैसे बुक करेंगे? रेट इनवॉइस की बात कर रहे हैं हाँ जी, उन्होंने नहीं फ्रेट इनवॉइस की नहीं सर, मैं हाँ। मैं रेट डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। मैं जो वेंडर का बिल के जो रेट है और हमारा जो पीओ रेट है उसमें डिफरेंसेस है। आप उसके केस में डेबिट नोट रेज करते हो, जी है ना? हाँ जी तो सर, इनवॉइस तो हमें बुक करनी पड़ेगी ना सर, डेबिट नोट तो वो होगा ही होगा, मैं वो वही तो कह रहा हूँ सर, देखिए अदर। मैं वही बता रहा हूँ, आप एक सेकंड मुझे सुनो, ठीक है। इसमें क्या रहता है, सिस्टम पे हमारे पास ऑप्शन रहता है, आप इनवॉइस के साथ साथ जो है डेबिट नोट रेज कर सकते हो, ठीक है। एट द सेम टाइम आपका इनवॉइस एंड डेबिट नोट दोनों रेज हो सकता है, ठीक है। उसका ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे जैसे ही परचेज ऑर्डर डालेंगे, ठीक है, आपका लाइन आइटम लेवल पे जो है यहाँ पर एक फील्ड आती है, ठीक है। उसमें आप जो है सप्लायर रिडक्शन अमाउंट का जो एक फील्ड होता है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे और उसमें अमाउंट डालते हो आप, जो भी आपका प्राइस डिफरेंस का रहता है अमाउंट, ठीक है। तो उतना अमाउंट काट के वो इनवॉइस जनरेट करेगा और उसके अगेंस्ट जो सेकंड इनवॉइस होगा वो डेबिट कर देगा उसको, ठीक है। तो ये प्रोविजन भी सिस्टम पे अवेलेबल है, जो कि हम आपको डिटेलिंग में दिखाएंगे नहीं, भी वो कैसे अमाउंट होता है है। वो तो मल्टीपल करनी पड़ेगी ना क्वांटिटी से। सर क्वांटिटी इम्पैक्ट नहीं है, अभी जो इन्होंने क्वेश्चन तो पूछा उन्होंने नहीं प्राइस तो डिफरेंस नहीं, का पूछा। इनका कहना मतलब यही है, प्राइस डिफरेंस है तो क्वांटिटी से ही हुआ है, तो multiple- आगे का फ्लो करो, बाद में करना डिटेल में हाँ, आगे। मैं वही कह रहा हूँ सर, ऐसे क्वेश्चंस फिर आगे आते जाएंगे चलेंगे, अननेसेसरी, बताओ मत, ठीक है। आगे देखते रहो क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, अब हम आगे अपने नेक्स्ट उसमें आते हैं। एक तो हमने आपको विद पीओ दिखाया, अब विदाउट पीओ का भी सेम ट्रांजेक्शन रहता है, ठीक है। सेम आपको पाथ है, आपके क्रिएट सप्लायर इनवॉइस पे ही आप जाओगे, आप इसी तरह से डिटेल्स फिल करोगे, ठीक है। जी आप अपना रेफरेंस नंबर डाल दोगे, अब ये डायरेक्ट इनवॉइस है तो मैंने इसका इनवॉइस रेफरेंस दे दिया, ठीक है। अब यहाँ आपको इनवॉइसिंग पार्टी डालनी पड़ेगी इस केस में, जस्ट बिकॉज कि आप यहाँ पर पीओ नहीं सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक। ठीक है। यहाँ पर आपने इनवॉइस पार्टी डाल दी, ठीक है, और ऑटोमेटिकली यहाँ देखिए और फील्ड्स आ गई, तो हमने अपना बिजनेस प्लेस भी यहाँ पर डाल दिया एंड यहाँ पर सेक्शन कोड डाल दिया। स्टैंडर्ड एसएपी में स्टेट लेवल पे सेक्शन कोड दिया है, बट हमारे केस में वो सिंगल रहेगा एट अ कंपनी लेवल, ठीक है। ठीक। अब यहाँ पर शो मोर पे जाते हैं, ये आपका डॉक्यूमेंट टाइप ऑटोमेटिकली इसने आर ही लिया, बट क्योंकि हम डायरेक्ट पोस्टिंग कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप के आर होगा, ठीक है, वेंडर इनवॉइस, जो कि हम के आर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हाँ, अगर हमारा नॉन आईएनआर केस होता है, मतलब अदर देन आईएनआर केस होता है, कोई अदर करेंसी का इन्वॉइस होता है, तो यहाँ पर हमें आईएनआर की जगह वो करेंसी डालनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ वो करेंसी डालेंगे और उस बेसिस पे यहाँ ऑटोमेटिकली सिस्टम एक्सचेंज रेट लेके आएगा, जो आप मतलब जो भी आप मेंटेन करोगे पीछे। अगर नहीं तो यहाँ पर आप मैनुअली भी अपना एक्सचेंज रेट करंट का डाल सकते हो, जो आपके इनवॉइस में मेंशन था, ठीक है। नाउ करेंसी अब वेक्टर जैसे पे डिफाइन हो सकती है या इसकी यहीं पे नहीं जाके सर, हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी एवरी टाइम? यहाँ पर सर सेलेक्ट भी कर सकते हैं, वेंडर पे भी डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, ओके ओके। हाँ, ठीक है। अब जैसे हम परचेज डॉक्यूमेंट रेफरेंस पे ना जाके हम जाएंगे जीएल अकाउंट आइटम पे, ठीक है। हेलो हाँ जी हेलो सर। सर, अगर इसमें फ्रेट लगा हुआ होगा उस कंडीशन में? सर किसकी बात कर रहे हैं, फ्रेट कौन सा? अभी मैं पीओ का नहीं दिखा रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, पीओ का नहीं दिखा रहे हाँ आप, विदाउट पीओ हाँ इनवॉइस डालने की बात कर रहे हैं। अगर इसमें फ्रेट भी लगा होगा। हेलो सर, फ्रेट के जीएल के अगेंस्ट पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आप नॉन पीओ की बात कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली उसका फ्रेट का जीएल लेना पड़ेगा, अगर आप पीओ की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट लेना पीओ में पड़ेगा। अलाइंड होगा फ्रेट। हाँ जी, ठीक है। तो ओके। यहाँ पर आपने जीएल अकाउंट आइटम पे ऐड पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली सिस्टम ने डेबिट का यहाँ पर इंडिकेटर ले लिया है, क्योंकि हमारा जो वेंडर का सेगमेंट है वो क्रेडिट पे जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें सिस्टम ऑटोमेटिकली कंसिडर करता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपका
एक्सपेंस का कोई भी मैं ले लेता हूँ, अभी ट्रैवल एक्सपेंस मील्स ले लेता हूँ, ठीक है, इसका मैंने जीएल ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने अमाउंट डाल दिया 20,000 रुपए का, ठीक है, मैंने एंटर किया। अब यहाँ पर देखिए शो डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैंने ओपन करा तो यहाँ पर इसका टैक्स कोड आ जाएगा, ठीक है, टैक्स कोड हमारे जो है अभी जीएसटी के रेट के लेवल पे हमने इनपुट एंड आउटपुट के स्टैंडर्ड में है और वो हम डिफाइन भी करेंगे रेट लेवल पे, ठीक है। हमने 18% का जीएसटी ले लिया। यहाँ पर हमारा कॉस्ट सेंटर आ जाता है सर पेज में। अब सर ये कॉस्ट सेंटर क्या रहता है, जैसे कल नुदर जी ने आपको ऑर्ग स्ट्रक्चर में बताया था कि कॉस्ट सेंटर जब भी हमको एक्सपेंस का बुकिंग करते हैं तो उस एक्सपेंस अकाउंट के अगेंस्ट पे हमारा कॉस्ट सेंटर भी हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम उसका आगे चल के एक्सपेंस की रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉस्ट सेंटर हमने डाल दिया है, यहाँ पर हमने यहाँ पर टैक्स कोड डाल दिया। अब आप जो है यहाँ पर टैक्स के फील्ड में आएंगे, ठीक है, यहाँ पर टैक्स की फील्ड में आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए G3 ऑटोमेटिकली सिस्टम ने पिक कर लिया है, ठीक है। कैसे पिक कर लिया, क्योंकि आपने यहाँ पर G3 मेंशन किया है अभी, ठीक है। अब हमारा जो नेट फिगर आ रहा है वो यहाँ पर 23,600 का आ रहा है, जो कि हमारा 0 होना चाहिए, तो हम यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट डाल देंगे अपने हेडर में। अच्छा भाई तो इसलिए वेट कर रहे हैं, आ गए हैं वो लड़के। अच्छा वो इसको बोल दियो 5 इंच का देख लेगा, क्योंकि वो खोलना पड़ेगा ना। हाँ वो क्योंकि मैं अपने यहाँ पे मिल नहीं रहा है कोई भी, ये बबलू था वो था और 2-3 और वो है ही नहीं वहाँ। हाँ गाँव में सही, कब तक आ जाएगा एक आइडिया। ठीक है, यहाँ पर हमने 23,600 डाल दिया। अब हम इसको चेक करके एक बार सिमुलेट कर देंगे कि ये इनवॉइस सही है कि नहीं, फिर हमने उसको पोस्ट कर दिया। कंट्रोल एस से भी आप कर सकते हैं शॉर्ट की, ठीक है। ऐसा हमारा एक और डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दो तरीके के हमने दिखाए, एक विद पीओ एंड विदाउट पीओ, ठीक है। आपको लिस्ट चेक करनी है, आप सप्लायर इनवॉइस लिस्ट पे जाके आप अपने इनवॉइस को पार्टी लेवल पे या कंपनी लेवल पे देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कंपनी लेवल पे ओपन करते हैं, तो यहाँ पर जो लास्ट हमने अभी इनवॉइस पोस्ट किया है वो देखिए दिख रहा है 23,600 रुपये का, जिसका अकाउंटिंग हम अगर आपको दिखाएंगे, सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हाँ सर एक सेकेंड, मैं आपको उसका डॉक्यूमेंट एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। जो अभी हमने पोस्ट किया उसकी जनरल एंट्री आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप सारे जनरल एंट्रीज चेक कर सकते हैं। यह आपका एंट्री जो अभी हमने
हमने पास किया था। ठीक है, ठीक है। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपका जो आपने वेंडर लिया था उसके बैक एंड पे जो हम बता रहे थे रिकंसिलेशन अकाउंट हमेशा हिट होता है, तो ये रिकंसिलेशन अकाउंट बैलेंस शीट का हिट हुआ है जो कि आपका क्रेडिट पे है, एंड आपका मार्केटिंग एक्सपेंस आपका डेबिट पे आ गया अगेंस्ट आईजीएसटी, एंड आपका टीडीएस यहाँ पर कट गया। ठीक है, तो ये एंट्री अभी पास हुई थी जो हमने अपनी विदाउट पीओ वाली आपको दिखाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कोई डाउट सप्लायर इनवॉइस में विद पीओ एंड विदाउट पीओ? ठीक है, डिटेलिंग सारी आगे प्रोसेस टू प्रोसेस हम बता सकते हैं, बट एक फ्लो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, आई होप उसमें कोई इशू नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर अगर कोई इनवॉइस गलत मतलब मिल गया तो क्या रिवर्स कर सकते हैं उसको एज इट इज? बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप रिवर्स। ठीक है, बट इसमें एडिट या डिलीशन नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ रिवर्स होता है आपको। ठीक है, ठीक है सर। तो उसके लिए क्या वो जीएसटी टीडीएस वगैरह सब रिवर्स हो जाएगा? हाँ उससे वो रिगार्डिंग रिवर्स होगा, करेक्ट। वो इनवॉइस पूरा रिवर्स होगा, तो जीएसटी एंड टीडीएस का भी इम्पैक्ट रिवर्स। ठीक है, तो ओके सर। क्लोजिंग के टाइम पे ध्यान से करना है इसको, रिवर्सल कम जितना कम हो उतना अच्छा है। ठीक है, समटाइम्स सर कुछ इनवॉइस हो गए, इनवॉइस नंबर गलत मिसमैच हो जाते हैं, गलत डल जाते हैं, तो उसको रेक्टिफाई का ऑप्शन है क्या? सर देखिए, दो से तीन फील्ड्स जो हैं आप एडिट कर सकते हो आफ्टर पोस्टिंग। ओके। एक आपका टेक्स्ट हो गया, एक आपका रेफरेंस हो गया। अगर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जैसे मैंने आपको बताया रेफरेंस फील्ड पे होता है, ठीक है, अगर वो गलती से गलत आपने डाल दिया तो उसको आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, चेंज डॉक्यूमेंट पे जाके। ठीक है, आपका टेक्स्ट फील्ड, असाइनमेंट फील्ड और आपका रेफरेंस फील्ड, ये तीन फील्ड ही खाली आप उसको एडिट कर सकते हो बाद में पोस्ट होने के। अदरवाइज उसके अलावा कोई भी चीज आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ रिवर्स आपको करना रिवर्स ही पड़ेगा। ऑप्शन होता है। ठीक, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको पोस्टिंग दिखाई, वैसे ही पार्क ऑफ सप्लायर इनवॉइस भी होता है। मैं पूरा रन करके आपको नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ इसका फंक्शनैलिटी बताऊंगा। आपका पार्क इनवॉइस सेम लॉजिक पे ही वर्क करता है, सिर्फ यहाँ पर आपका वो पोस्ट नहीं होगा बैलेंस शीट्स में, आपके पीएनएल्स में हिट नहीं करेगा, वो होल्ड हो जाएगा एक तरह से डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर आप यहाँ पर डिटेल डालते हैं, ठीक है, आपकी हेडर डिटेल है, वेंडर की डिटेल जो अभी मैंने डाली थी, और ये आपकी लाइन आइटम डिटेल है। ठीक है, ये जैसे ही आप डालते हो यहाँ पर सेव पार्क डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये पार्क कर लेगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, और जब पोस्ट करना होगा तो हम इसको चेंज मोड पे जाके सेव एज कंप्लीट पे क्लिक कर देंगे तो ये फाइनली पोस्ट हो जाएगा आपके बुक्स में। ठीक है, तो ये फंक्शनैलिटी भी हमारी अवेलेबल है एपी में। ठीक है, नाउ जब हमारी इनवॉइस पोस्टिंग हो जाती है उसके बाद फिर कई कुछ इनवॉइसेस हमारे ब्लॉक पे चले जाते हैं, या कुछ वेंडर्स हमारे ब्लॉक पे रहते हैं, तो जब तक हम उसको ब्लॉक के अनब्लॉक नहीं करते हैं तो उसका पेमेंट हम रिलीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा सेगमेंट है वो हमारा पेमेंट ब्लॉक से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो ये पेमेंट्स में अगर आप देख रहे होंगे, ठीक है, लाइन आइटम्स हैं आपकी, और ये इसका जो टाइल नेम है मैनेज मैनेज पेमेंट ब्लॉक्स है। ठीक है, इस पे आप मैनेज पेमेंट ब्लॉक्स पे जाके देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक बार, या तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, लिख सकते हैं मैनेज पेमेंट ब्लॉक, आप एंटर करोगे तो उससे रिलेटेड जो भी टाइल्स होंगी वो सिस्टम यहाँ पर फेच कर देता है। जस्ट सेकेंड, हम यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं डायरेक्टली इससे चला जाता हूँ एसएपी होम पेज पे जाके। सर किसी के दो ओपन है एक साथ में।
जैसे मैंने कहा मैनेज पेमेंट, तो ऐसे मैनेज पेमेंट ब्लॉक्स आ गए। थोड़ा टाइम लग रहा है सर, बिकॉज यहाँ इंटरनेट का थोड़ा इशू चल रहा है, तो मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कंपनी कोड डालता हूँ, सप्लायर के लेवल से भी कर सकता हूँ। गो पे प्रेस किया। अब यहाँ पर सर देखिए, यहाँ जितने भी सप्लायर हैं उसकी सारी लिस्ट आ गई और यहाँ स्टेटस आ गया, तो ये सारे अनब्लॉक्ड हैं। ठीक है, मतलब ये फॉर दीज वेंडर्स आर नॉट ब्लॉक्ड इन ब्लॉक स्टेटस, इसका हम आराम से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेकेंड वाले इनका सप्लायर को लेते हैं, जिसमें 1,15,000 का, इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये सारे डिटेल इनवॉइस लेवल का लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर दिखेगा आपको, और सबके स्टेटस दिखेंगे अनब्लॉक के। ठीक है, दो तरीके होते हैं सर। अगर आपको उस सप्लायर लेवल पे, मतलब वेंडर लेवल पे उसको ब्लॉक करना है, तो यहाँ पर आप ब्लॉक सप्लायर पे क्लिक कर सकते हैं, तो उसके अगेंस्ट पे जितने भी हमारे इनवॉइसेज हैं वो सारे ब्लॉक पे चले जाएंगे। ठीक है, फॉर पेमेंट। तो जब आप पेमेंट करोगे उससे पहले आपको अनब्लॉक करने पड़ेंगे। तो कैसे कर, और अगर आपको एक सिंगल लाइन आइटम लेवल पे जाना है तो आप ये सिंगल लाइन आइटम लेवल पे टिक करोगे, ठीक है, और उसको ब्लॉक आइटम पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, ब्लॉक आइटम का रीजन आप दे सकते हो कोई भी एक। ठीक है, जैसे फॉर ब्लॉक फॉर पेमेंट डाल दिया। ठीक है, आप अपना टेक्स्ट भी नोट पे डाल सकते हो और ओके कर दो, तो सिस्टम क्या करेगा, उस इनवॉइस को ब्लॉक कर देगा। अब आप इसका पेमेंट नहीं कर सकते बिकॉज ये आइटम ब्लॉक्ड है। ठीक है, अगर आपको इसको रिलीज करना है देन अगेन इसको टेक करिए, अनब्लॉक आइटम पे इसको क्लिक कर सकते हो। ये अगेन अनब्लॉक स्टेटस पे आ गया। ठीक है, सिंपल है काफी, ब्लॉक एंड अनब्लॉक प्रोसेस, जो कि आप मैनेज पेमेंट ब्लॉक पे जाके कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट? हेलो गाइस, हेलो गाइस, आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर, यस सर, हाँ जी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े हम? यस सर। अब सर हम लोग का पेमेंट जाता है, हम लोग ने सप्लायर इनवॉइस क्रिएट कर लिया, उसको ब्लॉक से अनब्लॉक पे कर लिया। अब हम लोग का जो है पेमेंट्स आता है, तो पेमेंट्स के हमारे दो तरीके हैं, एक या तो हम मैनुअल पेमेंट पे जाते हैं या हम जो है ऑटोमेटिक पेमेंट पे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम सिस्टम पे आपको मैनुअल पेमेंट दिखाएंगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट आउटगोइंग पेमेंट। ठीक है, तो पोस्ट आउटगोइंग पेमेंट में ये हमारी हेडर स्क्रीन है। ठीक है, जिसको हम अप्लाई करेंगे, हमारा कंपनी कोड आ गया, पोस्टिंग डेट आ गया। ठीक है, जनरल एंट्री डेट आपके आगे जो कि डॉक्यूमेंट डेट होती है। ठीक है, आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप आ गया केजेड, जो कि स्टैंडर्ड वेंडर पेमेंट का डॉक्यूमेंट टाइप है। ठीक है, रेफरेंस में आपने डाल दिया वेंडर पेमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जीएल अकाउंट है, ये जीएल अकाउंट आपका देखिए ऊपर लिखा भी है बैंक डेटा, तो यहाँ पर बैंक का जीएल आएगा। ठीक है, तो इस सिस्टम पे ये भी रहता है, अगर आप जो यूजुअली यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे अभी टेस्टिंग करी इससे पहले 2-3, तो मैंने ये मेन बैंक अकाउंट का जीएल यूज कर रहा था, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वो आपको एज अ एआई आपको दिखाता है कि हाँ आप यूजुअली ये जीएल यूज कर रहे हैं, तो शायद आपका ये जीएल हो सकता है, बट आप उसको कंसिडर भी कर सकते हो। ठीक है, सो जैसे ही आप इस जीएल को सेलेक्ट करते हो, इस जीएल से अलाइंड होता है आपका ये हाउस बैंक एंड हाउस बैंक आईडी। तो हाउस बैंक क्या होता है सर? हाउस बैंक बेसिकली आपका एलिन का खुद का बैंक होता है, उसका कोड होता है। ठीक है, जिसको हम लोग हाउस बैंक के नाम से डिनोट करते हैं एसएपी में। अकाउंट आईडी से उसके अगेंस्ट पे हम उसका जो जीएल है उसको अलाइन करते हैं, और उसके अगेंस्ट पे अकाउंट नंबर भी हम लोग अलाइन करते हैं। इसलिए हम जब भी ये जीएल यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिकली हाउस बैंक एंड हाउस बैंक आईडी सिस्टम फेच कर लेता है। ठीक है,
बोलो ये वो है हेलो हेलो हेलो, आप लोग का आवाज आ रही है? यस सर यस सर हाँ, ठीक है। यस सर। मिश्रा सर, एक्चुअली यहाँ पर मिश्रा सर, यहाँ पर इंटरनेट का बहुत इश्यू हो रहा है, प्लीज एक बार चेक करवा लीजिएगा, बार बार ये डिस्कनेक्ट हो रहा है। ठीक है सर, मैं लिखवा देता हूँ। ठीक। हाँ, सेशंस में इश्यू हो रहा है फिर। मैं फिर से चला जाता हूँ, तो थोड़ा नेट का इश्यू हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमने डॉक्यूमेंट डेट डाल दी थी, देन हम जीएल यहाँ पर डाल रहे थे। ये हमारा बैंक का जीएल है। अब यहाँ पर नीचे अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर अलग 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 टैब्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ओपन आइटम्स का मतलब, अगर हम यहाँ पर सप्लायर सेलेक्ट करते हैं इस फील्ड में, ठीक है, यहाँ पर सप्लायर लिखा हुआ है, यहाँ पर सप्लायर अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उस सप्लायर से रिलेटेड जितनी भी ओपन आइटम्स है वो यहाँ पर सिस्टम फेच कर देता है, ठीक है। और अगर आप थर्ड टाइप देख रहे होंगे, पोस्ट ऑन अकाउंट, तो ऑन अकाउंट जो भी हमारी पेमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एडवांस पेमेंट्स हैं, वो हम पोस्ट ऑन अकाउंट पे जाके हम उसको पोस्ट करते हैं, ठीक है। अभी ये स्टार्ट हो जाए तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ सिस्टम पे। हेलो सर, पोस्टिंग डेट और जर्नल एंट्री डेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ सर, पोस्टिंग डेट क्या रहता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली करंट डेट यूज करता है, जिस डेट में आप पोस्ट कर रहे हैं एसएपी में ट्रांजैक्शन, ठीक है। जनरल एंट्री डेट आपके होती है डॉक्यूमेंट डेट, ठीक है। जो आपके जो हार्ड कॉपीज या जो भी आपके पास रहता है एक्चुअली डॉक्यूमेंट डेट, वो डेट मानी जाती है वेंडर डॉक्यूमेंट डेट, वेंडर ओरिजिनल है इनवॉइस। बेसिकली वेंडर इनवॉइस डेट, बट ये क्योंकि पेमेंट ट्रांजैक्शन है तो इसमें पेमेंट डेट आपकी रहेगी, ठीक है। थैंक यू सर। और उसके नीचे ये वैल्यू डेट है, ये सिर्फ आपको पेमेंट बैंक के जो ट्रांजैक्शन है उसी में दिखेगी। तो वैल्यू डेट आपकी होती है बैंक की क्लियरिंग डेट, जब बैंक से एक्चुअली क्लियर हुआ पैसा, तो वो वैल्यू डेट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो। क्या नहीं, इशू हम है? इसमें आरटीजीएस ही करेंगे तो सेम डेट ही रहेगी, पोस्टिंग डेट के पेमेंट की डेट और वैल्यू डेट सेम ही रहेगी। नहीं ठीक है, अगर सेम रहेगा तो सेम डाल सकते हैं आप, ठीक है। वैल्यू डेट का बेसिकली मतलब यही है कि आपकी जो क्लियरिंग डेट है बैंक से वो रहता नहीं, है। जैसे हम आरटीजीएस एनईएफटी करते हैं तो सेम डे जिस दिन पेमेंट बनी है उसी दिन उसकी पेमेंट हो गई ऑनलाइन भी। हाँ हाँ ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ, तो इसमें वैल्यू डेट आप सेम डेट जो आपने जनरल एंट्री डेट डाली वही सेम डेट आप यहाँ पे डाल सकते हो, अगर सेम रहता है तो, तो ठीक है। जैसे इसमें जैसे ये चलो ये बैंक खुलता है फिर उसके बाद देखते हैं। हाँ सर, एक बार ये ओपन हो जाए बस। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर हाउस बैंक और ये अकाउंट आईडी आ गई, आपका बैंक का जीएल आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सप्लायर डालते हैं, तो हमारा जो सप्लायर है 183 ऑल टाइम 01, ठीक है। हमने ये सप्लायर डाला, अब सप्लायर जैसे ही मैंने डाला, ठीक है, और इसको एंटर किया,
ठीक है, ये जो एरर है ये अगर आप देख रहे हैं, ये देखिए एंट्री इज रिक्वायर्ड इन अमाउंट फील्ड फॉर 1100, मतलब यहाँ पर जो अमाउंट फील्ड है उसमें कोई भी एक हमें अमाउंट डालना पड़ेगा। ठीक है, ये एजम्पशन अमाउंट भी आप डाल सकते हो जब तक आपको क्लियर नहीं है कितना अमाउंट आपको पेमेंट करना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सप्लायर का अकाउंट डाला और यहाँ पर हमने शो आइटम्स पे क्लिक किया, वैसे सिस्टम ने जितने भी इसके ओपन आइटम्स हैं वो यहाँ पर ओपन कर दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर देखिए क्लियर का एक ये फील्ड है, ऑप्शन है, यहाँ पर हमें कोई भी जो भी हमें एक डॉक्यूमेंट हमें क्लियर करना है, हम उसको सेलेक्ट करेंगे, क्लियर पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम क्या करेगा, उसको लेफ्ट से राइट में अलाइन कर देगा, क्लियर के डॉक्यूमेंट में अलाइन कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा बैलेंस खड़ा हो रहा है, अब ये बैलेंस हमारा मैच जब तक नहीं होगा तब तक वो हमें पेमेंट नहीं करने देगा, तो हम इसको ब्लैंक करके ये सेम अमाउंट हम इसमें यूज कर सकते हैं। सर नेट का बहुत इशू हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बैलेंस आपका 0 हो गया। ठीक है, सिस्टम पे ये एंट्री हमारी क्लियर हो जाएगी और हमारे उसके अगेंस्ट पे ये वेंडर हमारा डेबिट हो जाएगा, अगेंस्ट वेंडर, अगेंस्ट बैंक। अगर हम इसको सिमुलेट करके इसकी एंट्री चेक करेंगे, हाँ सर वो निकल गया सर। हाँ, तो ये देखिए सर, यहाँ पर मेन बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया और पेबल डोमेस्टिक हमारा डेबिट हो गया। अब क्योंकि सर हमारा ये स्टैंडर्ड सिस्टम है तो यहाँ पर बैंक का जो अकाउंट है वो यूएसडी ट्रांजैक्शन की से अलाइन था, इसलिए उसने क्या किया, गेन एंड लॉस का जो डिफरेंस है वो भी पोस्ट कर दिया है एनआर में। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो ही हो गया हम लोग के लिए कि जो हम लोग का फॉरेन करेंसीज में जो भी हमारे इनवॉइसेस होंगे और इनवॉइस से जो हमारे पेमेंट्स होंगे, अगर उसमें कोई भी डिफरेंस होता है रेट में, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ये जीएल सामने ले आता है, लॉस एक्सचेंज रेट डिफरेंस या प्रॉफिट एक्सचेंज रेट डिफरेंस एज पर द सिनेरियो। ठीक है, तो हमारी एंट्री जैसे हमें अब क्लियर रखती है तो हम इसको पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक जनरल एंट्री हमारी यहाँ पर पास हो गई। क्लियर है? हेलो, यस यस सर। हाँ जी। सर जैसे किसी आइटम जो इवेंट का आइटम वो क्लियर करते हैं हम बिल, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें कुछ डिडक्शन करना होता है अमाउंट, 1 लाख रुपए का हमें 10,000 रुपए उसके अगर डिडक्शन करना है तो वो क्लियर करने पे फिर टोटल अमाउंट आ जाएगी या वो कैसे करेंगे? आप ये पेमेंट के टाइम की बात कर रहे हैं? हाँ, पेमेंट के टाइम पे जैसे होल्ड तो करना आप है क्या, उसके 20,000 रुपए उस इनवॉइस के अगेंस्ट। हाँ तो आप पार्ट कलेक्शन, पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, वो प्रोसेस है इसमें, मैं आपको उसमें डिटेल में बता दूंगा आगे। ठीक है, ठीक है सर, ओके। और अब सेम इसी एक ही स्क्रीन पे हमारे ये जो ऊपर के जो पैरामीटर्स हैं ये सारे सेम रहेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर 7 डाल दिया, यहाँ एनआर डाल दिया, छोटी एसटी डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पोस्ट ऑन अकाउंट पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने पोस्ट ऑन अकाउंट पे क्लिक किया ये टैब ओपन हो गया। अब यहाँ पर मेरा सप्लायर है या कस्टमर हो सकता है, तो हम सप्लायर लेंगे, कंपनी कोड हमने सप्लायर का अकाउंट ले लिया। ठीक, ये सप्लायर का अकाउंट ले लिया। अब क्योंकि हमारा जो केस है ये ऑन अकाउंट पेमेंट का केस है, तो ऑन अकाउंट पेमेंट की केसेस आपके एडवांस हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हो सकती हैं, जैसे अगर स्पेशल डील इंडिकेटर में देखेंगे तो ये कुछ स्टैंडर्ड उन्होंने दे रखे हैं। ठीक है, वो ये जो केसेस हैं जो भी हमारे सिनेरियो रहेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो सकता है या हमारा एडवांस हो सकता है, ये सारे हम डिनोट करते हैं स्पेशल डील इंडिकेटर से। ये चीज इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब भी हम कोई ऑन अकाउंट पेमेंट करते हैं या एडवांस या सिक्योरिटी डिपॉजिट एनीथिंग, तो उस टाइम पे हमारा स्पेशल डील इंडिकेटर हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो सिस्टम इस सप्लायर के रिकंसिलेशन से इस स्पेशल डील में जो रिकंसिलेशन डाला हुआ है एडवांस का या सिक्योरिटी डिपॉजिट का, वहां पर सिस्टम डॉक्यूमेंट जनरेट करके दे देता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डालने का कहीं रहता है इसके अंदर कॉलम? बिल्कुल रहता है, इसमें डिस्क्रिप्शन रहता है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं हेडर टेक्स्ट भी है यहाँ पर, ठीक है, क्लियरिंग टेक्स्ट भी है आपका, असाइनमेंट भी है, ये सारे आपके जो है
फील्ड्स हैं, और लाइन आइटम लेवल पे भी आपके पास रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी बिजनेस प्लेस का लेंथ का ऑप्शन, कुछ इशू, लेंथ की कुछ होती है? लेंथ, हाँ सबके लेंथ होते हैं सर, लेंथ स्पेसिफिक है, हमारे सारे फील्ड्स रहते हैं। आपका जो टेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट 55 कैरेक्टर का रहता है, जो सबसे बड़ा रहता है। अदरवाइज आपका असाइनमेंट जो है 21 कैरेक्टर्स का है, हेडर टेक्स्ट आपका 18 कैरेक्टर्स का है, तो उसी लिमिट के अंदर ही आपको टेक्स्ट मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली हमें इसको बाद में पेमेंट एडवाइस पे इसका डिटेल चाहिए होगी। आप नोट्स पे भी अपने डिटेल्स को डाल सकते हो, अगर ज्यादा लंबा है तो आप नोट्स में डाल सकते हो उसका। ओके। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी मुझे बताना। ये प्रोसेस जो पूरा है ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, सिर्फ ये एक डिफरेंस था, इसमें स्पेशल रियल इंडिकेटर के थ्रू आपको जो है ऑन अकाउंट पेमेंट करना पड़ेगा, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है, इसलिए इसके और डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा। सर जर्नल लेजर निकालेंगे, उसमें कौन सा डिस्क्रिप्शन आएगा इसमें से? वहां पे क्या आएगा लेजर में? हाँ, लेजर में क्या आएगा, लेजर में आपके ये वाला डिस्क्रिप्शन आएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, और अगर आप अगर इसको वेंडर के लाइन आइटम पे चेक करेंगे तो वो इस पर्टिकुलर वेंडर के लाइन आइटम पे दिखेगा। ठीक है, अगेंस्ट द स्पेशल डील इंडिकेटर एच। ये एडवांस के केस में जैसे होता है 50% एडवांस, तो वो हमें कहाँ दिखाई करेक्ट, देगा वो, मतलब लेजर में हाँ क्या आप कहाँ देखिए डालेंगे? आपने, हाँ वो आपको जो है, अगर आप वेंडर लेजर में चेक करना चाहते हो तो आपका वेंडर कौन सा है, मेन वेंडर कौन सा है, ये वाला है, डोमेस्टिक सप्लायर 1। ठीक है, इसके अगेंस्ट में आपने एडवांस दिया है तो आपको यहाँ पर एडवांस के स्पेशल डील इंडिकेटर डालना पड़ेगा। ठीक है, और उसी इंडिकेटर के अगेंस्ट पे जो इनवॉइस आपको खड़ी दिखेगी इसके लेजर में, दैट मीन्स वो उसकी एडवांस की है इनवॉइस। ठीक है, इसीलिए हम इसको स्पेशल डील इंडिकेटर के थ्रू बाइफरकेट करते हैं। और बैलेंस शीट लेवल पे अगर आप बात करेंगे तो बैलेंस शीट लेवल पे ये एडवांस टू वेंडर के अगेंस्ट पे खड़ा हो जाएगा, इस रिकंसिलिएशन के अगेंस्ट पे एडवांस टू वेंडर का रिकंसिलिएशन हम कॉन्फ़िगरेशन से असाइन कर देते हैं। ठीक है, सर एडवांस में हेलो, हाँ जी सर। एडवांस में वगैरह सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। मैंने कहा एडवांस जो देंगे फिर टीडीएस कटेगा तो? हाँ सर, टीडीएस अगर आपका कटेगा तो उसमें भी प्रोविजन है टीडीएस काटने का, और उस टीडीएस को हम अपने इनवॉइस के टाइम पे मैनुअली भी सेट ऑफ कर सकते हैं, और उसको सेपरेटली एक ट्रांजैक्शन कोड होता है उसको रन करके भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं, बेटर रहता है मैनुअल। इंडस्ट्रीज मैनुअल फॉलो करती है। आपका इनवॉइस के एडवांस के टाइम पे टीडीएस आपने इम्पोज कर दिया, देन आप जब आप एक्चुअल इनवॉइस पोस्ट करने जाएंगे तो सेट ऑफ वैल्यू आप विथहोल्डिंग के टैक्स में जाके अमाउंट डाल सकते हो, बेस अमाउंट, एडजस्टेड बेस अमाउंट। ठीक है, तो वो प्रोसेस भी हम आपको दिखाएंगे, प्रोविजन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत पेमेंट पे, पेमेंट पार्ट पे? हेलो, नो सर। ठीक है। तो अब जैसे हमने इनवॉइस देख लिया, उसका ब्लॉक पेमेंट का देख लिया, और पेमेंट भी देख लिया है। ठीक है, अब जैसे आप बोल रहे थे कि आप उसको रिवर्स कर सकते हैं क्या, तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। दो दो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे आपको आपने उसको क्लियर कर दिया है, ठीक है, एक होता है इनवॉइसिंग, एक होता है क्लियरिंग, पेमेंट क्लियरिंग। ठीक है, तो आपने उसका क्लियर कर दिया वेंडर को, तो उस केस में आपके पास एक ऑप्शन होता है, सप्लायर अकाउंट के ग्रुप पे जाते हैं आप, उसमें सप्लायर सप्लायर अकाउंट के ग्रुप में आप अगर यहाँ देख रहे होंगे रीसेट क्लियर्ड आइटम लिख के आ रहा है, एफ आ रहा है। ठीक है, ये आपका टाइल नेम है, इस पे आप क्लिक करेंगे, और जो भी आपका क्लियर डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर 15 की सीरीज से जो लास्ट अभी हमारा था, तो देखते हैं अगर कोई है तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर क्लियरिंग डॉक्यूमेंट हम डालते हैं, कंपनी कोड, फिस्कल ईयर। ठीक है, और यहाँ पर रीसेट क्लियरिंग आइटम पे क्लिक कर देते हैं, तो सिस्टम क्या करता है, उस क्लियर्ड आइटम को अगेन ओपन आइटम पे खड़ा कर देता है, और अगर आपको रिवर्स भी करना है साथ में तो उसको रिवर्स कर देता है। ठीक है, रिसेट एंड रिवर्सल दोनों इसी एक ही ट्रांजेक्शन कोड से हो जाते हैं आपके। क्लियर है, सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन है, सिंपल, रीसेट एंड रिवर्सल का।
ठीक है। सप्लायर बल्क मास्टर पे पेमेंट का ऑप्शन है क्या सर इसमें? बल्क पेमेंट जैसे हमें मल्टीपल वेंडर के एक साथ पेमेंट करनी हो करेक्ट, तो बिल्कुल है, इसमें है। अच्छा जैसे मैंने आपको बताया, दो तरह से पेमेंट होता है, एक मैनुअल पेमेंट होता है और एक बल्क पेमेंट आपका ऑटोमेटिक पेमेंट होता है। तो उसमें आपका मल्टीपल वेंडर्स के अगेंस्ट पे आप पेमेंट थ्रू करवा सकते हैं सिस्टम से। ठीक है, तो वो हम आपको आगे जी डिटेल पे पूरा बता देंगे ऑटोमेटिक जी पेमेंट का। जी ठीक है, थैंक यू। ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको डाउन पेमेंट भी दिखा दिया था, एडवांस एडवांस का पेमेंट, और नॉर्मल पेमेंट भी दिखा दिया था, दोनों ही कवर हो गए थे। अब हम आ जाते हैं अपने एपी के रिपोर्टिंग पे। ठीक है, यहाँ पर एनालिटिकल्स फॉर अकाउंट्स पेबल का ये ग्रुप होता है, जिसमें आपकी ये अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स एपी में आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल एजिंग रिपोर्ट भी आपके पास अवेलेबल होती है सिस्टम पे। और यहाँ पर ये जो फिगर्स दिखा रहा था, एक बार मैं बैक करके दोबारा से दिखाता हूँ। ये जो फिगर्स दिखा रहा है, ये आज के करंट टाइम पे जितना भी आपका, अभी तो ईयूआर में दिखा रहा है, आपके केस में आईएनआर पे दिखाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू के साथ दिखाता है कि इतने वैल्यू का आपके अभी तक बिजनेस हो चुके हैं, ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। ठीक है, एजिंग में क्या है, कितना आपका पेमेंट पे बचा है, उस हिसाब से आपका पूरा बाइफरकेशन देता है। ठीक है, अगर आप एजिंग रिपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका एजिंग, अगर आप नीचे का ये देख रहे होंगे, 1 से 30 डेज के पैरामीटर में आपको ये सारे इनवॉइसेस दिखा रहे हैं। मतलब आपका जो एजिंग के हिसाब से 1 से 30 के डेज पैरामीटर में ये दिखा रहा है। ये ऐसे 31 से 60 है, 61 से 90 है, ऐसे करके। और अगर वो अंडर ड्यू है, मतलब अभी ड्यू नहीं हुआ है, तो ये माइनस में जाएगा, -60, -30, -90, इस तरह से ये दिखाएगा। ठीक है, तो ड्यू, ओवर ड्यू एंड नॉट ड्यू का तीनों के सिनेरियो ये कवर करता है। और इसको अगर आप टैबुलर फॉर्म में देखना चाहते हैं, सिंपल ग्रिड फॉर्म में, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। अगर आप इसको ग्राफिकल वे में देखना चाहते हैं तो ग्राफिकल वे में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर बाई एजिंग के हिसाब से देख रहा है, आपको कंपनी कोड लेवल पे देखना है तो कंपनी कोड लेवल पे भी जाके देख सकते हो आप इसको। ये कंपनी कोड लेवल पे सारे इनवॉइस का है। अभी ये नॉट ओवरड्यू इनवॉइसेस हैं, अगर ये ओवरड्यू होंगे तो ये रेड कलर में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको टॉप 10 सप्लायर देखने हैं एजिंग के, तो वो भी आप देख सकते हैं इनवॉइस सप्लायर लेवल पे। तो ये देखिए, सप्लायर लेवल पे आपके एजिंग दिखा रहा है, इस सप्लायर के इतने एजिंग्स हैं। ठीक है, सर एजिंग इसमें का अगर आप, पीरियड चेंज कर सकते हैं हम? सब पीरियड ये स्टैंडर्ड है, बट आई होप ये हो सकता है चेंज, ब्रैकेट वो क्योंकि मैं एक अलग बार अलग चेक जगह करके आपको अलग अलग कंफर्म कर दूंगा। रिक्वायरमेंट होती है हमारी। हाँ, देखिए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एजिंग के डेज चेंज होता है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए, ये विथ जो है 30 की है। तो अब इसका विथ जो है 10 का भी दे सकते हैं। नंबर ऑफ ग्रेड आप जो है 2 कर सकते हैं, उस बेसिस पे भी आप इसको आगे थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 10 डेज के हिसाब से दिखा रहा है 110। ठीक है, मोर देन 10। अब मैंने यहाँ पर 2 ग्रेड कर दिया था। ठीक है, तो है, फंक्शनैलिटी है, बस ये आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा एजिंग ये कि क्या क्या चीज़ें, मतलब किस किस लेवल पे आप इसको देख सकते हो, देखना चाहते हो। प्रिंटेबल फॉर्म में है ये रिपोर्ट प्रिंट के लिए? सॉरी, प्रिंट अगर लेना है तो उसके प्रिंट प्रिंट वाला न्यूमेरिक डाटा, ये ग्राफिकल डाटा है ना? इस टेबुलर फॉर्म में आप बोल रहे नहीं, वो रिपोर्ट के फॉर्म में, रिपोर्ट मतलब हमें बिल वाइज देखनी हो तो क्या वो और बिल प्रिंट? वाइज का। बिल वाइज मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अभी तो सिस्टम पे जो स्टैंडर्ड में वो इस लेवल पे ही दिखा रहा है। ठीक है, बाकी एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूंगा कि इसमें बिल वाइज पे डिटेलिंग आपको अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है सर एजिंग ड्यू डेट से है या ये डॉक्यूमेंट डेट से आ रही है? सर, ये डॉक्यूमेंट डेट से आ रही है, अभी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट डेट से है। बाकी जब पेमेंट टर्म्स हम लोग फाइनलाइज करेंगे तो उस टाइम पे हम आपसे कंफर्म कर लेंगे कि आपको किस लेवल पे चाहिए है। ठीक है, ओके। अभी ये बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट डेट से उठाता है। ठीक है, वैसे ही आपका ये अकाउंट्स पेबल ओवरव्यू है। अगर आप ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं
तो आपके यहाँ पर मल्टीपल रिपोर्ट्स ओपन हो जाती हैं। कंपनी कोड मैंने डाला, आप सप्लायर लेवल पे भी इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, पार्क्ड इनवॉइसेस कितनी है उसका अलग रिपोर्ट है। ठीक है, ब्लॉक्ड इनवॉइसेस कितनी उसकी अलग रिपोर्ट है। डेज पेबल आउटस्टैंडिंग कितनी उसकी अलग रिपोर्ट है। पेबल एजिंग की अलग रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये सारी रिपोर्ट्स आपको हैं, आप इसको चेक कर सकते हो, हर एक में अंदर जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने हिसाब से आप इसका लेआउट भी सेट कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये जब हम आगे जाएंगे तो हम रिपोर्ट्स पे आपको बताएंगे भी कैसे इसका लेआउट सेट कर सकते हैं, क्या है इन सबका फंक्शनैलिटी। और रिपोर्ट्स आपके एक्सेल में डम भी हो जाती हैं ये सारी। ठीक है, तो उसका भी कोई इशू नहीं है हमारा। ठीक है, बाकी ये सब भी कुछ रिपोर्ट है आपको। अगर सप्लायर के इनवॉइसेस देखने हैं लाइन आइटम लेवल पे, तो इनवॉइस लिस्ट लेवल पे आप देख सकते हो, कंपनी कोड लेवल पे भी देख सकते हो, और आप अपने सप्लायर इनवॉइसिंग पार्टी के लेवल पे भी देख सकते हो। इस तरह से आप इसको देख सकते हो, इसका डंप निकाल सकते हो आप। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसमें जो आपको सही लग रहा है। स्प्रेडशीट पे अगर आपको फिल्टर चाहिए तो फिल्टर इंक्लूड करके आप सीधा इसको एक्सपोर्ट करेंगे और ये आपके लोकल ड्राइव में सेव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके ये सारे डंप हो जाते हैं।